अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। और सर आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। एक बार फिर बांग्लादेश में हंगामे हैं और पाकिस्तान मीडिया पे और पाकिस्तान में बात की जा रही है कि भारत की तरफ से वहां पर ये सब कुछ हो रहा है या कहीं ना कहीं आप लोगों का इंटरफेरेंस जो है वो बांग्लादेश में नजर आ रहा है। और यही बात इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के लिए कही जा रही है। लेकिन असल में जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, आपके ख्याल से वो क्या है और क्यों ये हंगामा इलेक्शन से पहले हो रहा है? ये if you go back, Arzu ji, I think we should go back to the times of say 1905, 1905, जब बंगाल को दो भागों में बांटा गया और वो बांटने वाले थे लॉर्ड कर्जन। और जब लॉर्ड कर्जन ने इसको बांटा और डिवाइड किया बंगाल को, ऑफ कोर्स उन्होंने ये कह करके डिवाइड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए लोग कलकत्ता ना आए, इसलिए ढाका और कलकत्ता दो ऐसे एक जुडिशियल हब्स बन जाएंगे जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन आना जाना आसान हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि सोच एडमिनिस्ट्रेटिव थी तो मकसद डिवाइड एंड रूल था। तो उस वक्त ही उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एक तरीके से दरार पैदा कराई, जिसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बन गया। और ईस्ट बंगाल में अधिकतर जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी और जो हिंदू थे उनकी आबादी थोड़ी कम थी, लेकिन सारे बंगाली भाषी थे। और वेस्ट बंगाल में अधिकतर लोग हिंदू थे लेकिन सारे बंगाली भाषी नहीं थे। यानी कि बंगाल जो वेस्ट बंगाल था उसमें उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये जो जगह जैसे उड़ीसा में बंगाली नहीं बोली जाती, बिहार में बंगाली नहीं बोली जाती, तो बंगाल में बंगाली बोली जाती। और अधिकतर लोग हिंदू थे लेकिन बंगाली भाषी नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल जो 1905 में किया, जिसको फिर से ऑफ कोर्स उन्होंने बाद में उसको एक तरह से मैं कहूँगा वापस लिया, दैट वाज 1911, जब जो कैपिटल है फिर वहां से कलकत्ता से शिफ्ट हुआ नई दिल्ली में। लेकिन जो डैमेज करना था वो डैमेज हुआ और वही दोबारा 16 अगस्त 1946 जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा डायरेक्ट एक्शन डे। और वो डायरेक्ट एक्शन डे में जिस तरीके से उस वक्त भी हमने देखा कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये सब खड़े थे, देख रहे थे क्या हो रहा है, पर लाखों लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए और वो जो दरार है वो दरार पड़ी की पड़ी रह गई और उसमें वो और बढ़ती चले गई। फिर 1947 में जो हुआ वो आप देखते हैं कि तकरीबन पार्टीशन के वक्त अधिक जो नुकसान हुआ वो हुआ पंजाब की तरफ। पंजाब में ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ पे 1946 को ही सब कुछ हो चुका था डायरेक्ट एक्शन डे में, लेकिन महात्मा गांधी वहां गए तो थोड़ा बहुत इलाका संभल गया। लेकिन 1971 में जो एक तरीके से वही जैसे मैं कह रहा था, भाषा एक थी और 1971 में जब बांग्लादेश बना उस वक्त भी उनको उर्दू से और अलग रहने की इच्छा, बंगाली भाषा ज्यादा ये, और उनको मानना था कि वो बिल्कुल अलग है। वेस्ट पाकिस्तान को भी लगता था कि ये जो लोग है ये अलग है और थोड़े से उनको जो एक नीची निगाह से देखा जाता था बंगालियों को पाकिस्तान के बीच में। तो मुजीबुर रहमान खड़े हुए एक नेता के तौर पर, जो जुल्फिकार अली भुट्टो और उनके बीच अनकनी थी, उसके बाद जो लड़ाई हुई और जैसे भी तिरानवे हजार जो भी PWI और कैसे, लेकिन बांग्लादेश में एक तबका था, ऐसे नहीं कहेंगे हम, एक तबका था जो जमायत इस्लामी और उनको जो उनकी सोच थी वो एक उर्दू भाषी और वेस्ट पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई और इस्लामिक कट्टरता को लेकर के। और एक तरीके से मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, क्योंकि बाद में जैसे जियाउल हक को भी लगा कि क्योंकि हमें हमारे देश को काटा गया और हमारे देश का डिवाइड किया गया और हमारे देश से अलग किया गया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना गया, तो एक उनमें भी वो मैं कहूंगा हेट इंडिया और एक प्रकार से टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो वो जो सिलसिला है वो बांग्लादेश में तब से शुरू हुआ। लेकिन हमने देखा कि 5 साल भी नहीं हुए शेख मुजीबुर रहमान को गोली से मार दिया गया
उनका परिवार खत्म हो गया, शेख हसीना बाहर थी इसलिए बच गई, फिर वो सत्ता में जब आई तो सत्ता दो औरतों के बीच में थी, एक खालिदा जिया जो आजकल वेंटिलेटर में है, उनका लड़का कहते हैं कि 25 तारीख को आएगा, अब जब इलेक्शन होंगे और फरवरी में इलेक्शन है अगले साल बांग्लादेश के अंदर, और शेख हसीना हिंदुस्तान में है, और ये इस तरीके से, और अवामी लीग को इलेक्शन में भाग लेने से सख्त मनाही है, उनको तो बिल्कुल ही भाग ले ही नहीं सकते। तो आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से जो यूथ मूवमेंट शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मैं कहूंगा मोहम्मद यूनुस ने तो नहीं किया, लेकिन बाद में जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस को एक चीफ एडवाइजर के तौर पर रखा गया, जिनको कहा जाता है कि चाहे वो ग्रामीण बैंक के साथ जुड़े रहे, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, लेकिन क्लिंटन के नजदीकी थे, तो अमेरिका का एक नुमाइंदा समझ करके, और उनके एक उम्र 85 साल के बुजुर्ग, जिनको मतलब एक देखा जाता था हंसते चेहरे वाले, और वो शायद बांग्लादेश को ले जाएंगे, लेकिन इस हंसते चेहरे के पीछे कुछ ना कुछ एक राज, और ये राज जो अब साफ नजर आ रहा है कि कुछ नहीं कहना है, और जो जमायत कह रही है वो चलते रहना है, और जिसपे जो नए यूथ लीडर्स आए, जैसे मैं कहूंगा कि अभी जो मारा गया, और अभी फिर से दूसरा सिकदार भी मारा गया, इससे पहले हाडी मारा गया, तो ये जो है मुझे लगता है अंदरूनी जो है एक तरीके से लड़ाई क्योंकि खासकर इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि क्या होता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जैसे मैंने कहा, उनकी खालिदा जिया जो है वो अस्पताल में है, वेंटिलेटर पे है, पता नहीं अभी कैसी तबीयत है, उम्मीद करते हैं कि और अच्छी हो जाए, तो इलेक्शन के वक्त ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लड़के जो आ रहे हैं तो उनकी भी, उनके साथ भी, और ये जो खड़ा था हादी ऑपोजिट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का ही उम्मीदवार था, उसके बरखिलाफ ही आई थिंक वार्ड 8 ऑफ ढाका कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से उसने खड़ा होना था। तो ये जो अंदरूनी मामले हैं, जहाँ पे जमात जब भी इलेक्शन में रहती थी, ऑफकोर्स शेख हसीना के वक्त इनको बैन किया गया, पर जब भी वो इलेक्शन में रहते थे उनको भी कभी भी 5% से ज्यादा वोट नहीं मिले। हमने पाकिस्तान में भी देखा होगा आपने कि जितने भी आतंकी संगठन है ये खड़े तो जरूर हो जाते हैं इलेक्शन में, पर इलेक्शन में वोट इनको ज्यादा नहीं मिलते, तो लोग जानते हैं कि क्या क्या करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना, वो सब लोगों को आप बुद्धू तो बना नहीं सकते, जरूर भाषा और बड़े बड़े भाषण ये दे सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, तो इनके साथ बंदूकें हैं तो लोग बेचारे घबराए डरे, जो बोलते बोले, जब वोटिंग की बारी आती है, जब कोई देखता नहीं है तो ये वोट तो उन्हीं को देते हैं जो उन्हें मालूम है ये आतंकी नहीं है, ये इसकी सोच रेडिकलाइज नहीं है, ये एक नॉर्मल है, चाहे उसके विचार कैसे भी हो, पर ही इज अ पॉलिटिशियन जिसको हम वोट देना चाहते हैं। तो बांग्लादेश में वही हो रहा है। अभी आप देखते हैं कि एक यूथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमात ने जो जिस प्रकार से एक मैं कहूँगा कि पकड़ बांग्लादेश के अंदर जो रखी है, जिसमें अब एंटर होता है आईएसआई। नाउ द आईएसआई का जो एंट्री पाकिस्तान का बांग्लादेश में हुआ, ऑब्वियसली इसमें तो कोई नई बात नहीं है, और किसी ने आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे कैसे कर लिया, क्यों ये घुसे, कैसे हुआ। इट इज आई थिंक वेरी नॉर्मल फॉर एनीबॉडी टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। उनको मालूम है अगर शेख हसीना हिंदुस्तान के अंदर है, मोहम्मद यूनुस को एक मुखौटे के तौर पर बांग्लादेश में रखा गया है, अमेरिकन को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, चीन का तकरीबन 30 to 40 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर है, लोगों के बीच में एक मतलब जमात ने रेडिकलाइज होने के नाते भारत के बरखिलाफ एक जो मैं कहूँगा मुहिम चला रखी है, हिंदुओं के बरखिलाफ जिस प्रकार से आवाज उठ रही है, 22% जो हिंदू पहले थे अब वो घट करके तकरीबन 7.95% के आसपास हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश के अंदर इट इज नॉट द लैंग्वेज विच इज नाउ बाइंडिंग देम, इट इज द रिलीजन विच इज बाइंडिंग देम, और इसका एक्सप्लॉयटेशन। पहले भी मैंने जैसे कहा 1905 ईस्ट बंगाल वाज ऑलवेज मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, इसलिए वो 1947 में डिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डिवीजन पार्टीशन करने में पंजाब में दिक्कत हुई, पंजाब में लाखों लोग मारे गए और एक दूसरे के बरखिलाफ जो हुआ पंजाब में हुआ, लेकिन बंगाल में नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल में पहले से तकरीबन 1905 से मालूम था लोगों को कि कौन से इलाके हैं जो
मुस्लिम डोमिनेटेड है और कौन से इलाके जो है वो हिंदू डोमिनेटेड है, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान वाज अ वेरी इजी थिंग। बट अब जो बांग्लादेश है, मेरे को ऐसे लगता है यस, उनमें काफी एक तबका है जो, मैं ये नहीं कहूंगा, who wish to progress, उनका प्रोग्रेसिव आउटलुक है। और वो जो शेख हसीना के वक्त उन्होंने देखा कि किस प्रकार से महिलाएं जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भाग लेकर के, जिस प्रकार से बांग्लादेश की कंप्लीट गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस थी, चीप लेबर था, जिस प्रकार से उनका जीडीपी ग्रो हो रहा था, जिस प्रकार से उनका पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रहा था, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर 15 साल से लगातार, ये कहना कि शेख हसीना बिल्कुल दूध की धुली थी, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई तबका वहां पे उनके बरखिलाफ है तो उन्हें भी लगा होगा कि कुछ एक ऐसी नीतियां हैं ये आवाम को, अधिकतर कई लोगों को शायद पसंद नहीं हुई। उसमें एक था रिजर्वेशन फॉर दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द 71 वॉर, ऑफ कोर्स वो विड्रॉ हो गया, कोर्ट ने उसको नहीं लागू किया। लेकिन ये जो एक मुहिम चली बांग्लादेश के अंदर, आई थिंक वो अब इट इज नॉट गुड, because Bangladesh, of course, has a border of about 4,096 kilometers along with India, only about 200 odd kilometers with Myanmar. तो म्यांमार के साथ भी बांग्लादेश के रिश्ते खराब है, बिकॉज रोहिंग्या को लेकर के बांग्लादेश की वो भी परेशानी है, इधर सारी तरह से है। और अब जिस प्रकार से बाकी मैं कहूँगा इंटरनेशनल में भी जो इंटरेस्ट है, यूएस का इंटरेस्ट है, चीन का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, सब कोई इंटरेस्टेड है बांग्लादेश में, नॉट फॉर एनी अदर थिंग बट टू चेक इंडिया, टू कंट्रोल इंडिया, टू सी कि इंडिया के अंदर वो किस तरीके से अपने अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से उपद्रव कर सकते हैं, किस प्रकार से हिंदुस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ से रोका जा सकता है, किस प्रकार से हिंदुस्तान को एम्ब्रॉयल किया जा सकता है इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो सोच है, और ये सोच है ऑब्वियसली इट इज अगेंस्ट इंडिया, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट इस तरह की बातें ना हो, इस तरह की चीजें ना बने। बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे रखने में दोनों देशों का फायदा है। आई वुड से इट इज अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज आपका ऑब्वियसली बांग्लादेश को और कोई है ही नहीं दूसरा देश सिवाय म्यांमार के, और जिनके साथ उनके खुद के संबंध इतने खराब है कि 8.5 लाख रोहिंग्या तो बांग्लादेश के अंदर ही है। अगर कुछ एक हिंदुस्तान में आए तो वहां पे भी 8.5 लाख लोग हैं, तकरीबन 9-10 लाख रोहिंग्या को तो भगाया म्यांमार से, सारे के सारे चिटागोंग में बैठे हुए हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन बांग्लादेश विद म्यांमार। और अब ये जो कार्रवाई बांग्लादेश में हो रही है, और खासकर हिंदू मुसलमान की तरीके से जो किया जा रहा है, आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट गुड बिकॉज एक तरीके से मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू नो आई कैन ओनली से दैट वी शुड सी इट एज गुड ह्यूमन बीइंग एंड नॉट सी आवर रिलीजन, बिकॉज रिलीजन के ऊपर अगर हम बार बार वही बात करते रहेंगे, वी विल नॉट प्रोग्रेस। एंड अगर प्रोग्रेस करना है, आफ्टर ऑल ऊपर भगवान भी किसी को खाना तो दे नहीं सकता है, खाना तो हम ही लोगों ने बनाना है, उगाना है, we have to eat and live amongst ourselves, so that is something which, but ये जो जमात है जो आज नहीं और 1971 के बाद से पहले भी थी, but after 1971 there was a sizable thing, even they may be only 4%, now they may have grown to about 17%, 17% के आसपास अब इनका भी एक होल्ड हो गया है which might grow। और क्योंकि इनके पास आज की तारीख में डंडा है एंड एक तरीके से लोगों के ऊपर, और जिस प्रकार से उन्होंने टीपू को जलाया और जिस प्रकार से मारा, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली नॉट डन। बट ये बात सिर्फ उधर ही नहीं सीमित है, आप देखिएगा जॉर्डन के अंदर अभी जब सीरिया के वो बम्बार्डमेंट किया अमेरिका ने, तो क्योंकि उनके 2 अमेरिकन सैनिक मारे गए, एक इंटरप्रेटर मारा गया, और 70 लोकेशंस के ऊपर अमेरिका ने सीरिया के ऊपर बम्बार्डमेंट किया। उससे पहले जब जॉर्डन का एक फाइटर जेट गिरा तो उन्होंने सीरियंस ने उसी पायलट को निकाल करके दैट ISIS बर्न देम अलाइव, एक केज के अंदर बंद करके, मतलब एक पिंजरे के अंदर बंद करके उस पायलट को, जॉर्डेनियन पायलट को ISIS ने जला दिया। तो कैन यू इमेजिन? तो ये जो सोच है, ये मैं कहूँगा ये सिर्फ हिंदू मुसलमान तक ही सीमित नहीं है, ये सोच जो है ये ऐसी सोच है जिसको मारना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर अब ये कहना कि साहब वहां पे कोई बाकी थे, वो तो दोनों मुसलमान थे, जॉर्डेनियन पायलट वाज आल्सो मुस्लिम, ISIS आल्सो मुस्लिम, द सीरियंस आल्सो मुस्लिम। अब आप बताइए अगर वहां पर सारे मुस्लिम्स हैं
तो इस तरीके से जॉर्डेनियन पायलट को पिंजरे के अंदर बंद करके जिंदा जला देना, ये कोई मानसिकता है? और ये तो बिल्कुल ही मतलब इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली क्रूअल। और ये जो सोच है जो बांग्लादेश में आ रही है धीरे धीरे, आई थिंक वी मस्ट पुट एन एंड टू इट, एंड दैट एंड कैन ओनली बी डन बाय बांग्लादेशीज देमसेल्व्स। अगर हम कहें ऑफ कोर्स बाहर की बाहरी जो दखलंदाजी है वो तो रहेगी। नाउ इफ आई डोंट वांट इट, आई डिजायर आई डोंट वांट इट, बट if only my desire could be fulfilled, it is not possible. सर ये तो इनको, सर आप सही कह रही हैं, तो इनको खुद देखना होगा बांग्लादेश के लोगों को और इस चीज को रोकना होगा। लेकिन सर अगर मैं आप आए और मैं पाकिस्तान की बात ना करूं सर, वो तो नहीं हो सकता। तो सर आपने अभी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो आर्मी चीफ जो है उनको एक्सटेंशन भी मिल गई, वो फील्ड मार्शल भी बन गए। लेकिन उसके बाद सर अब बात की जा रही है कि गजा में ट्रूप्स भेजे जाएं, उसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स खराब हर डेली, जैसे कहते हैं ना कि और ज्यादा खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रुप्स भेजने चाहिए? और दूसरा ये कि अफगानिस्तान के साथ क्यों ये जो है हालात ठीक नहीं हो रहे या सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? आरजू जी, पहली बात तो अभी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में हैं और अब तो वो सीडीएफ बन गए हैं और फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर, आई थिंक उनकी जो सोच है, जो जैसे मुल्ला मुनीर उन्हें कहा जाता है हर जगह, पहले जैसे इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता था, वैसे ही आसिम मुनीर इज बीइंग कॉल्ड मुल्ला मुनीर। एंड बेस्ड ऑन दैट आई थिंक जो सोच है उनकी, वो भी सोच वही है जो जियाउल हक की थी और जो मुशर्रफ की थी, हेट इंडिया। मतलब एक तरीके से भारत को किस प्रकार से टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, हेट इंडिया। अगर उस सोच से ही पाकिस्तान ने आगे जाना है तो दैट विल नॉट टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। 24 टाइम्स तो आईएमएफ ने बेल आउट कर दिया पाकिस्तान को। ऑफ कोर्स टुडे हो सकता है अमेरिका मदद करे क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, दे वांट अ बेस ओवर देयर एट द सेम टाइम टू प्रोबेबली हैव एन आई ऑन चाइना, चीन के साथ है। पर मुझे लगता है अब अफगानिस्तान में क्यों हिंदू हैं जो बलूचिस्तान में तहरीके तालिबान, अपने क्या खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ है, या बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, क्या वो हिंदू हैं? ये सारे मुसलमान हैं। तो मतलब ये कहना कि इट इज ओनली दिस, बट हर एक को कुछ ना कुछ, बांग्लादेश में हिंदुओं के बरखिलाफ अभी जो दोनों ये जो मरे हैं, दे आर नॉट नथिंग टू डू विद इंडिया, इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल, बिकॉज इलेक्शनरिंग में इस तरह की बातें होती हैं, पाकिस्तान में भी होती है, हिंदुस्तान में भी होती है। सो इट इज नथिंग समथिंग विच इज इन एनी वे। ये जो सोच पाकिस्तान के अंदर भी है, एंड खासकर आई थिंक आसिम मुनीर, he is responsible now to take Pakistan on the wrong path. He is now responsible to radicalize Pakistan, hate of India। और जिस प्रकार से उन्होंने खुद ही कहा आसिम मुनीर ने कि अल्लाह ताला ने हमें बचाया, I could get the revelation and that is how I feel that Pakistan was saved during Operation Sindoor। So what does this indicate? It indicates that you are the back foot. It indicates very clearly कि आसिम मुनीर is not comfortable and आसिम मुनीर feels कि अगर वो इस तरह की गड़बड़ करेगा तो there is a possibility that India will hit back, because India ने भी Operation Sindoor has only been paused, and that Indus Water Treaty has been paused only for this particular reason कि if you do not if you use terrorism as an instrument of state policy in Pakistan, then you are bound to get it back, and this is very clear। And I think Pakistan also realizes it, that it is not good। But then Pakistan is अभी सऊदी अरेबिया के साथ जाके, he's got the highest award also, Asim Munir from Saudi Arabia। He won the treaty also, similar treaty what he has with Saudi Arabia, with Bangladesh also। So ठीक है, it is their way of looking at it, and his way of looking at life। I should not comment on his this thing. It is his way, but his way is not the right way। I can only tell him that his way is not the right way। बिकॉज अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है, हिंदुस्तान को भी तरक्की करनी है, बांग्लादेश को भी तरक्की करनी है, पूरे साउथ एशिया को तरक्की करनी है, अपने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, हम लोगों ने अच्छा बनना है पूरे विश्व में, देन इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड ऑल लिव लाइक गुड नेबर्स। दैट गुड नेबर्स विल हेल्प अस। जीडीपी का 1% उछाल आता है अगर दो पड़ोसी जो है उनके अच्छे रिश्ते हो। 1% आप समझ सकते हैं, 1% जीडीपी। अब बांग्लादेश में आज की तारीख में द जीडीपी हैज ड्रॉप्ड टू 2.5%।
कहाँ था? It was almost about touching 5 to 6 to 7%. Dropped in 2 years, not even 2 years, 16 महीने के अंदर dropped to 2.5%. Unemployment has started. उनका लोग हाथ में लगाने को तैयार बांग्लादेशियों को. You see Bangladeshis all over the world. आप यूरोप में चले जाइए, कहीं चले जाइए, you will find Bangladeshis are all in the lower छोटे कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, दुकानें ये वो सब लगा करके बैठे हुए. Why? This is the reason why I personally feel that it is in the interest of South Asia, दक्षिण एशिया के फायदे के लिए कि हम लोग कम से कम हम लोगों को कोई उकसाए ना. हम लोगों को उकसाने के लिए और खासकर क्या हो जाता है हिंदुस्तान ने, आई एम सो हैप्पी फॉर माय कंट्री आरजू, आई कांट टेल यू, एट लीस्ट वी हैव प्रोग्रेस, एट लीस्ट वी कैन सी द प्रोग्रेस. आप आए हिंदुस्तान में, आप देखिएगा, यू विल सी द प्रोग्रेस, यू फील द प्रोग्रेस. व्हेन यू टॉक टू पीपल यू कैन सी दैट we do not start chanting only religious this thing. That's all part of religion is only to help us become good as good citizens, good human beings. Nothing to play one against the other. That is not religion. That is, I would say, that is not religion at all. मतलब क्या है? It is very difficult to say what kind of a cult is that. So, but the aim is we should together stay improvement in terms of education, in terms of advancement, in terms of technology, in terms of our standard of living. मतलब क्या बने? I am not looking at becoming an American standard of living, but definitely decent, good standard of living कि सबका अपना घर होएगा, सबके अपने बच्चे होंगे, सब अपने पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अपने मेहनत से काम करेंगे, and whoever is good, it is total merit. आगे जाएगा वो with the problem. And I'm glad Afghanistan in that matter, तालिबान दो इन पावर इन अफगानिस्तान वो देख रहा है, खुद भी तालिबान को भी अब लग रहा है कि तरक्की ही एक रास्ता है, और दोस्ती कर रहे हैं. इट्स ओपनिंग अप, एंड तालिबान इज ओपनिंग अप फॉर फ्रेंडशिप विद इंडिया. तालिबान इज ओपनिंग अप विद अमेरिका, विद रशिया, विद चाइना. तो मतलब देयर डिजायर इज देयर, बट वहां पर भी दोनों के बीच में तालिबान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है, और उस लड़ाई के लिए नुकसान किसका होगा? तो फिर पाकिस्तान का होगा. What will Taliban lose? Taliban will not lose anything. Taliban are masters of their area. मतलब masters of guerrilla warfare. मारा कौन जाएगा? वो पंजाबी who's from Lahore, वो मारा जाएगा, because he is not used to that kind of an area living. वो पोस्टिंग तो चली जाएगा, और पोस्टिंग है उसकी, वो जाएगा वहां पे, he will fight, but how will he fight? It is not easy to beat them at all. No, nobody. It is the graveyard of so many empires. British could not survive there. Russians could not survive there. The Americans could not survive there. Now imagine Pakistan has taken a panga with Afghanistan. I think that should not have been the way. It should be good neighborly relations with everybody, I think, and they should not look at India with jealousy. मेरे को ऐसा लग रहा है वो हो गया है कि why is this country progressing? Why are the people over there empowered? Why are they doing this thing? तो इनके बीच में भी दरार पैदा किया जाए, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ किया जाए. हम तो डूबे सनम, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे. That is not, should not be the way. It should be, yeah, I also win, you also win. It's a win-win situation. Let's all progress and work together and move forward. I think that should be the way. बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर. मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि आपके जैसे लोगों को यहाँ पर भी लोग सुने और ये लोग अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, फायदा किसी का नहीं हो रहा, सिर्फ डैमेजेस हो रहे हैं. चाहे वो आप देख लीजिए, भारत से भी ट्रेड बंद हो गई है, अफगानिस्तान ने भी ट्रेड बंद कर दी है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालत है वो देखकर यकीनन मेरे ख्याल इनको पॉलिसीज जो है अपनी चेंज करने की जरूरत है. बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.